हेलो दोस्तों, 99% चांस है कि यह क्वेश्चंस रिपीट होंगे। आगे के आपके टीजीटी, पीजीटी यानी अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती में यह सारे क्वेश्चंस रिपीट अवश्य होंगे। और एक बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो ऐसा सॉल्व कराता हो। अगर है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, जितने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है और बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ पे कोई जोक्स सुनाने वाले नहीं हैं। हम यहाँ क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारी चौथी क्लास है और हम जीआरसी लेक्चरर जो 2026 का पेपर हुआ था वहाँ उस प्रश्नों को उठाकर और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा यह पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से उठा के पूछता है। तो यह नए नए प्रश्न हैं आपके जो टीजीटी, पीजीटी अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, यह पूरा गारंटी ही देते हैं। अगर आप धैर्य के साथ बने रहेंगे तो आप एक शानदार नोट्स बनाते चलिए। आप देखेंगे कि हाँ, वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रही। तो सीधे हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पे। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य का किसे बीजक ग्रंथ कहा है? यह आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? एक, यानी कि पहला। हिंदी पुस्तक साहित्य जो कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया है, इन्हीं को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बीजक ग्रंथ के तौर पर प्रस्तुत किया है। हम एक प्रश्न से अनेक प्रश्न कैसे देखेंगे, यह रहा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने राम कुमार वर्मा ने इनकी जो हिंदी पुस्तक साहित्य है जो कि 1945 में लिखा गया था उसको बीजक ग्रंथ कहा। क्यों कहा, यह भी इसका सलूशन है। क्योंकि इसमें हिंदी के आधारभूत ग्रंथों का अत्यंत वैज्ञानिक और प्रमाणिक अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है, इसी वजह से उन्हें बीजक ग्रंथ के तौर पे कहा। यह एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, तो ध्यान में रखिएगा। और माता प्रसाद गुप्त की बात करें, उनका कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली और पृथ्वीराज रासो का प्रमाणिक संपादन किया था। माता प्रसाद गुप्त ने किसका किसका किया था? तुलसीदास का, जायसी ग्रंथावली का और पृथ्वीराज रासो का प्रमाणिक संपादन किया गया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात कर रहे हैं तो इनका हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में, और इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कौन सा? हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। पहले इसका क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास। तो बाद में इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। यह एक क्या है? सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। चलिए देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? अधूरा ग्रंथ है। क्या है? अधूरा ग्रंथ है। और इसमें अधूरा क्यों है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि केवल संधि काल से लेकर भक्ति काल तक है, यहाँ जो तक है तो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही स्वयंभू को हिंदी का क्या माना है? पहला कवि माना है। यह बार बार पूछा जाता है। हम लोग सीधे फैक्ट भी देख रहे हैं और उनको ऐसा क्यों कहा जाता है यह भी देख रहे हैं। साथ साथ एक तीर से दो निशाने बन रहे हैं। देखिए, एक बात हम एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम बार बार वीडियो के बीच में फालतू की बकवास नहीं करेंगे। कमेंट करिए, लाइक करिए। भाई देखिए, अगर आपको पसंद आएगा आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि निम्न में से एक किस विकल्प में भास ने महाभारत की कथा को आधार बनाया? ऐसा कौन सा विकल्प है जो भास ने महाभारत की कथा को आधार बनाया? यह रहे आपके सामने ऑप्शन। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि पंचरात्रम, दूतवाक्यम, कड़भारम और हो जाएगा घटोत्कचम। कौन सा हो जाएगा? भास ने किसको आधार बनाया है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं एकदम से। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भास कवि के नाटक कौन कौन से हो जाएंगे। इनके 13 नाटक हैं। इनके कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। और यहाँ पे जो यहाँ गणपति शास्त्री जी हैं 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से खोजा था। इनके जो 13 नाटक हैं, खोजने वाले कौन हो जाएंगे? गणपति शास्त्री, जो कि 1912 में त्रिवेंद्रम से खोजा था। और अगला हमारा फैक्ट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट, महाभारत पर आधारित नाटक कुल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? दूतवाक्यम, कड़भारम, घटोत्कचम और पंचरात्रम, मध्य व्यायोग और उरुभंग। यह हो जाएगा महाभारत पर आधारित नाटक।
और हम बात कर लेते हैं जैसे कि अन्य विकल्प में एक और दिया था दरिद्र चारुदत्तम। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह एक कल्पित लौकिक नाटक है। कैसा नाटक है? कल्पित लौकिक नाटक है। और इसी को आधार बनाकर शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा। शूद्रक ने क्या लिखा? मृच्छकटिकम। यह भी महत्वपूर्ण है। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वप्रवास दत्ता। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। किनका है? भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसकी कथा ऐतिहासिक राजा उदयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजा उदयन पर आधारित लिखी गई है। और एग्जाम पॉइंट से हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो रामायण पर आधारित नाटक कभी पूछ सकता है, अगर महाभारत का पूछ लिया है तो कभी भी उसका दिमाग घूम सकता है। यह हो जाएगा प्रतिमा नाटकम और एक हो जाएगा अभिषेक नाटकम। कौन सा? प्रतिमा नाटकम हो जाएगा, एक हो जाएगा अभिषेक नाटकम, यानी कि अभिषेक और प्रतिमा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देख लीजिए कैसा पूछा है यहाँ पे। यह सब नए नए प्रश्न हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारा टीजीटी पीजीटी अन्य किसी भी एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। यहाँ झक झक, जो इसका भिन्न भिन्न अर्थ क्या हो सकते हैं, तो झक झक का क्या होगा? यह विकल्प आपके सामने है, आप इसका आंसर बताइए। अब तक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी इस झक का होता है सनक और इसका होता है तुच्छ कार्य। चलिए पहले हम लोग इसका सांधार से विश्लेषण देख लेते हैं। झक, इसका अर्थ होता है धुन, सनक एकाग्र मानसिक स्थिति। जैसे कोई एग्जाम्पल हमें देखते हैं, उसे पढ़ने की झक सवार है। क्या? धुन सवार है, सनक सवार है, कह सकते हैं। और इस अगर झक की बात करें, ध्यान में रखिएगा यह जो झक है इसका अर्थ मछली नहीं बल्कि इसका अर्थ मछली होता है। इसका हो जाएगा व्यर्थ तुच्छ कार्य करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ और तुच्छ कार्य करना। जैसे यहाँ एक प्रसिद्ध मुहावरा है झक मारना, यहाँ से बना है इसका झक मारना, यानी कि समय नष्ट करना होता है, तो यहीं से यह मुहावरा निकल कर आया है झक। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार दिया है और किसके रचनाकार पर आधारित है? मिलान करना था। हाँ मैंने कहा किनका होगा? हाले जुबा कुछ और है, समय के साक्षी और बात से बात। तो किनका किनका हो जाएगा? तो यह आपके सामने आंसर खुद ही है। यह हो जाएगा हाँ मैंने कहा, यह हो जाएगा नमिता सिंह जी का। किनका हो जाएगा? नमिता। और हाले जुबा कुछ और, यह हो जाएगा इन्हीं का। और सी का 4 हो जाएगा, समय के साक्षी हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर, और बात से बात केदारनाथ सिंह जी का हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ 360 डिग्री का जो विस्तृत व्याख्या है उसको देखते हैं। हाँ मैंने कहा, यह जो है नमिता सिंह से संबंधित है। हाले जुबा कुछ और, यह एक आलोचनात्मक विधा है और रमेश चंद्र शाह की कृति है। किनका है? कृति है। और इन्होंने जो विनायक उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विनायक उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यह हो जाएंगे रमेश चंद्र शाह को। अब अगले पॉइंट, समय के साक्षी किनका हो जाएगा? ये विष्णु प्रभाकर जी का हो जाएगा। अब यहाँ एग्जाम पॉइंट में यह बार बार पूछी जाती है कि आवारा मसीहा यह किनकी जीवनी है? तो यह शरत चंद्र की जीवनी हो जाएंगी। और इसके राइटर कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर। बार बार पूछा जाता है, हालांकि इस टाइम पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात से बात, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? केदारनाथ सिंह जी को। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि अकाल में सारस, बाग, यह लंबी कविता के रूप में है। और यहाँ से देखो, यह भी पूछा गया है, यहाँ से देखो किनका हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल जी का। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्नों के साथ। तो यह आपके सामने प्रश्न रहे, तो चलिए इसका आंसर आप बताएंगे। यहाँ पे बतक हाउ रसामय जू है कभी कहावै सोय, काव्य लक्षण पर विचार करने वाले किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति दी गई है किनकी है? वो भी काव्य लक्षण के बारे में दी गई है। तो यह तो आपका लें डबल स्टार यानी 5 स्टार लगा के इसको रख लें, क्योंकि एक बार पूछा गया है तो यह बार बार रिपीट हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सुरति मिश्र जी का। किनका हो जाएगा? सुरति मिश्र जी की यह पंक्ति है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे सुरति मिश्र के बारे में, यह रीतिकाल के आचार्य थे। इन्होंने काव्य में रस और कथ्य के प्रभाव को रेखांकित करते हुए यह लक्षण दिया है, जो पंक्ति आपने देखा।
यहाँ हम बात कर लेते हैं आचार्य चिंतामणि की। किन की बात कर लेते हैं? आचार्य चिंतामणि की। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वालों में से काव्य लक्षण है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कबित बुधु विबुध कहत सब कोई। यह किन की पंक्तियाँ हो जाएंगी? आचार्य चिंतामणि की। इसी प्रकार आचार्य केशवदास की देखते हैं, यह अलंकारवादी कवि हैं। और यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन शरत सुवृत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यह केशवदास की हो जाएगी। और महाकवि देव की देखते हैं, इन्होंने शब्द को जीव और अर्थ को मन माना है। शब्द जीवती अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, यह किनका हो जाएगा? देव का। आप इसको 5 स्टार लगा के रख सकते हैं। बार बार इसको देखिए, बार बार इसको रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? चक्र ढौकसे में कौन सी संधि देखने को मिलती है? हालांकि आप लोगों ने आंसर तो देख ही लिया होगा। यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हल संधि। कौन सी है? हल संधि है। और हल संधि यानी कि जो ये संस्कृत में हल संधि और हिंदी में क्या होता है? व्यंजन संधि। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चक्रिंधन ढौक से, तो हो जाएगा चक्रिढो कसे। और यह किस नियम से हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा सटुह से के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो त वर्ग है तथा दधा न, अगर स के साथ मिलता है तो ट हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं। हालांकि कोई अगर अच्छा ही नहीं लगा तो यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से कहना चाहेंगे, शार्ट नोट बनाते चलिए। और इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ सभी को पता है कि टेलीग्राम पर ही मिलता है। अब बार बार क्या ही बोले, अभी भी इसमें प्रश्न बचे हुए हैं तो उसको भी सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।